नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। नई दिल्ली के 10 राजाजी मार्ग बंगले में एक मीटिंग चल रही है और दूसरी मीटिंग के लिए गेस्ट का इंतजार हो रहा है। अशोक गहलोत अंदर हैं और सचिन पायलट को भी आना है। राहुल गांधी ये मीटिंग खत्म करके 10 दिनों के लिए विदेश चले जाएंगे। राहुल आज 1.25 मिनट के लिए कैमरे पर आए और कुल 30 सेकंड बोले। राहुल ने एक नंबर बताया और कांग्रेस ने उसे सर्कुलेट करना शुरू कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही नंबर बोला गया, सोशल मीडिया पर वही नंबर फैलाया गया। राहुल सिर्फ यही एक नंबर बताने आए थे। कांग्रेस के दूसरे नेता अब उसी को रिपीट कर रहे हैं। कांग्रेस अब उस पिच पर खेल रही है जिस पर बीजेपी पिछले 5 साल से खेल रही थी। नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी ऑफेंसिव होकर चल रहे हैं। यहां से वो डिफेंसिव नहीं होना चाहते। राहुल ने जो नंबर बताया वो नंबर क्या है और उसके पीछे की कैलकुलेशन क्या है और मोदी के खिलाफ राहुल का फॉर्मूला क्या है, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। क्या नरेंद्र मोदी को हराने का फॉर्मूला राहुल गांधी को मिल गया? अब जो भ्रष्ट व्यक्ति नहीं है उसको निकाल दिया। भैया 150 सीटें आने वाली हैं। क्या राहुल गांधी ने यह फॉर्मूला कैमरे के सामने बता भी दिया? क्या मोदी को हराना अब इतना आसान है कि राहुल की पार्टी एक इंटरनल सर्वे करवा ले, मीटिंग में अपनी पार्टी के नेताओं को बुला ले, फिर दुनिया को फॉर्मूला बता दे? क्या कर्नाटक के बाद बीजेपी एक और चुनाव हारने वाली है? एक ऐसे राज्य में बीजेपी चुनाव हार जाएगी जहां 90% वोटर हिंदू हैं और सिर्फ 10% वोटर मुसलमान। जहां के मुख्यमंत्री ओबीसी हैं और जहां कुछ महीनों को निकाल दें तो पिछले 19 साल से बीजेपी की सरकार है। क्या मोदी के सियासी दुश्मनों राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार ने हिंदू वोट बैंक में सेंध लगा दी है? क्या अब हिंदू वोट टूटने लगा है और मुस्लिम वोट एकजुट हो गया है? मोदी के दुश्मन नंबर 1 राहुल गांधी का मोदी हटाओ फॉर्मूला नंबर 1 क्या है? मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की पार्टी का इंटरनल असेसमेंट यह है कि 230 सीटों में से वो 150 सीटें जीतने वाली है, जबकि बीजेपी का दावा यह है कि अब की बार वो 200 सीटों के पार जाने वाली है। कांग्रेस की ओर से 150 सीटों का दावा किया राहुल गांधी ने। एमपी के कांग्रेसी नेताओं को दिल्ली बुलाकर उनके साथ मीटिंग करने के बाद राहुल बोले, जो कर्नाटक में किया वो मध्य प्रदेश में भी रिपीट करेंगे। अभी हमारा डिस्कशन हुआ, लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ और हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। थैंक यू। सीएम का चेहरा क्या कमलनाथ होंगे मध्य प्रदेश में? भैया 150 सीटें आने वाली है। थैंक यू। राहुल बोले 150 तो शिवराज सिंह चौहान बोले 200। मन के बहलाने को बाबा ख्याल अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगी। अब उनको ख्याली पुलाव पकाने हैं तो पकाते रहें। मध्य प्रदेश में सीटें 230 हैं। दावा 350 सीटों का हो गया। जाहिर है दोनों दावे सच नहीं हो सकते। सच तो कोई एक ही होगा। मध्य प्रदेश में लड़ाई आमने सामने की है, इसलिए इस बार आर या पार। राहुल गांधी ने कर्नाटक को याद किया तो एमपी पर भी कर्नाटक का फॉर्मूला ही अपनाया। सवाल खूब पूछे गए लेकिन राहुल ने सीएम कैंडिडेट का नाम नहीं बताया। सीएम का चेहरा क्या कमलनाथ होंगे मध्य प्रदेश में? भैया 150 सीटें आने वाली है। थैंक यू। राहुल गांधी की 1.25 मिनट वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले कमलनाथ का हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा देख लीजिए और राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कमलनाथ का मुरझाया हुआ चेहरा देख लीजिए। कुछ और बताने की जरूरत ही नहीं है। आज प्रश्न केवल कांग्रेस पार्टी का नहीं है पर पूरे मध्य प्रदेश की भविष्य का है
कि कैसा मध्य प्रदेश हम चाहते हैं। मुद्दों पर बात करी कि कौन कौन से हमारे प्रमुख मुद्दे होंगे, कौन कौन किस आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे और इसमें सब एकता के साथ मैदान में उतरेंगे। अगले 4 से 5 महीने में जिन राज्यों में चुनाव की गर्मी चढ़ने वाली है, उनमें से दूसरा राज्य है राजस्थान। राजस्थान विधानसभा की 200 सीटों में से अशोक गहलोत का दावा 156 सीटें जीतने का है। गहलोत कहते हैं कि ये उनका मिशन 156 है। राजस्थान में बीजेपी ने अब तक सीटों का कोई टारगेट डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन राजस्थान में एक बार तू एक बार मैं की परंपरा को देखकर बीजेपी को लगता है कि अब की बार राजस्थान में भी बनेगी बीजेपी सरकार। राजस्थान की कांग्रेस सरकार की लड़ाई न दिल्ली में हल होने वाली है न राजस्थान में हल होने वाली है। जो गहलोत साहब अभी बोल रहे हैं कि ये सॉर्ट आउट होने वाला है, ये सॉर्ट आउट होगा, लेकिन ये सॉर्ट आउट राजस्थान की जनता कांग्रेस को करेगी। और प्रधानमंत्री मोदी जी हर राज्य के अंदर जाते हैं, लगातार वो प्रवास पे रहते हैं और जनता से सीधा जुड़ाव अगर देश के किसी एक प्रधानमंत्री का है तो वो है श्री नरेंद्र मोदी जी। विदेश की फ्लाइट पकड़ने से पहले राहुल गांधी ने दिल्ली में 3 अहम मीटिंग्स निपटाई। गहलोत और पायलट दिल्ली तलब हुए, मगर हाईकमान से मुलाकात के पहले ही गहलोत ने कह दिया सचिन पायलट की इतनी हैसियत नहीं कि वो अपनी शर्तें मनवा सके। कांग्रेस पार्टी तो मजबूत है कि ऐसी स्थिति नहीं है कि आप किसी को मनाने के लिए ऑफर करो, आप कौन सा पद स्वीकार करोगे। ऐसा आज तक ऐसे कभी हुआ नहीं जिंदगी में, ना कभी होगा। कांग्रेस बहुत मजबूत संगठन है, आज भी हाईकमांड बहुत मजबूत है। ना किसी कार्यकर्ता नेता की इतनी हिम्मत है वो कहे नहीं ये नहीं मैं ये लूंगा पद, ऐसा कभी होता नहीं है। ये सब स्टोरी अखबार में चलती रहती है या फिर कुछ लोग चलाते रहते हैं या स्टोरी बनवाते रहते होंगे, कोई दम नहीं है। अशोक गहलोत सचिन पायलट को भाव नहीं देते, मगर आला कमान पायलट को मिलने का वक्त देता है। सवाल है क्या कोई जिम्मेदारी भी देगा। राहुल गांधी के एक और लेफ्टिनेंट हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। बघेल को 23 में ही एग्जाम देना है, लेकिन वो 24 के एग्जाम की चिंता करते हैं। बघेल ने 24 के चुनाव में यूपीए को 300 से ज्यादा सीटें मिलने की भविष्यवाणी की है। 300 यूपीए की सीट आएगी, 300 यूपीए की सीट आएगी। मोदी को हराने का, मोदी को हटाने का जो भी फॉर्मूला विरोधी बनाते हैं उसमें कुछ चीजें कॉमन होती हैं। पहला, हिंदू वोट को जात पात में बांट दो। दूसरा, मुसलमान वोट को एकजुट रखो। तीसरा, मोदी के काम को नकारते रहो। चौथा, आपस में चाहे लड़ो मगर मोदी से एक होकर लड़ो। दिल्ली वाले अध्यादेश पर लाइन क्लियर करने के लिए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली और पंजाब के कांग्रेसी नेताओं को बुलाया तो एक ही डिमांड आई, केजरीवाल का सपोर्ट किया तो कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं होगा। कांग्रेस की सपोर्ट जब ये चाहते हैं तो किस मुंह से कांग्रेस की सपोर्ट मांग रहे हैं? वही केजरीवाल जिन्होंने जिनके कहने के ऊपर विधानसभा के अंदर हमारे महबूब नेता राजीव गांधी जी का भारत रत्न वापस लिए जाने के लिए प्रस्ताव पास किया और बीजेपी की मदद से इन्होंने प्रस्ताव पास किया कि राजीव गांधी जी से भारत रत्न वापस लिया जाए। वो अरविंद केजरीवाल अब ये कहते हैं कि कांग्रेस उनका समर्थन करे। वो अरविंद केजरीवाल जिन्होंने कि कश्मीर मसले के ऊपर बीजेपी का समर्थन किया, 370 के मसले पे बीजेपी का समर्थन किया, जम्मू कश्मीर के टुकड़े हो गए बीजेपी का समर्थन किया, ऑपोजिशन का समर्थन नहीं किया। वो कहते हैं कि ऑपोजिशन हमें समर्थन दे। कांग्रेस के लिए यह बात 24 के फॉर्मूले में फिट नहीं बैठती, इसलिए अभी इस मुद्दे को लटका कर रखा जाएगा। कांग्रेस केजरीवाल से कुछ और बार्गेन करेगी, तब जाकर अध्यादेश पर समर्थन या विरोध का फैसला डिक्लेयर करेगी। ममता बनर्जी नई संसद के झटके से अब तक उबर नहीं पाई हैं। 1947 और 2023 की तस्वीर लगाकर ममता नेहरू और मोदी का कंपैरिजन करती है। ममता की टाइमलाइन पर आई इस तस्वीर से एक और बात क्लियर होती है
ममता धीरे धीरे कांग्रेस वाली लाइन पर आ रही हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ किसी भी तरह का अलायंस अनाउंस नहीं किया, लेकिन लाइन उनकी भी वही है जो कांग्रेस की है। समाजवादी पार्टी वाले अखिलेश भी कहते हैं मोदी की पार्टी संविधान तोड़ रही है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है, इसलिए इसे हटाना होगा। क्या 9 साल अब 10 नंबर ही हो जाएंगे? 10 साल पूरे हो जाएंगे? क्या उम्मीद करोगे? बिजली महंगी, कोटा बिजली का नहीं बढ़ा पाए, NHAI से किसी एक्सप्रेसवे के लिए बजट नहीं ला पाए। ये सरकार वो है जो कहती है कि केवल 100 में 4 लोग बेरोजगार हैं। इनकी बात कौन मानेगा? जो संविधान की शपथ लेते हैं उसके बाद संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी धर्म और मजहब वाली मेन लाइन से अलग हटते हैं तो जाति वाली लूप लाइन पकड़ते हैं, जाति वाली लूप लाइन छोड़ते हैं तो ओवैसी फिर से धर्म वाली लाइन पर आ जाते हैं। हम देखते हैं कि भारत की लोकसभा की पार्लियामेंट का इफ्तिताह हुआ, हमारे प्रधानमंत्री वो एक फोटो आई लेटे हुए हैं, फिर एक टीवी पर मैं देखा कि लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री जा रहे और उनके पीछे कम से कम 18 से 20 हमारे हिंदू भाइयों के मजहब के पुजारी मंत्र पढ़ते हुए जा रहे हैं। मगर अफसोस हुआ देश के प्रधानमंत्री, आप सिर्फ एक ही मजहब के लोगों को लेकर गए लोकसभा में। नीतीश कुमार जैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। नीतीश कुमार जब भी बोलते हैं यही कहते हैं कि वो पीएम पद के कैंडिडेट नहीं हैं, लेकिन पटना में उनकी पार्टी के कार्यकर्ता जब प्रधानमंत्री वाला नारा लगाते हैं तो नीतीश कुमार बस मुस्कुरा देते हैं। 12 जून को विपक्षी दल की बैठक हो रही है, मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन 25 जून को गंगा का बालू गौमूत्र से प्रायश्चित करें कि जिस कांग्रेस के आपातकाल में पैदा लिए आंदोलन में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आज उसको शर्मसार कर रहे हैं। पहले प्रायश्चित करें बालू से, गंगा की बालू और गौमूत्र और गंगा जल से। नीतीश कुमार के मन में क्या है ये तो नीतीश कुमार ही जाने, लेकिन 24 के लिए बीजेपी ने सब कुछ तय कर रखा है। विरोधियों के पास नेता नहीं है, बीजेपी के पास नेता फिक्स है। विरोधी अभी नैरेटिव तैयार कर रहे हैं, बीजेपी का नैरेटिव तैयार है। विरोधियों के नारे अलग हैं, बीजेपी का नारा भी तैयार है। बीजेपी लगातार तीसरा चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ेगी। इस वक्त सियासत में मोदी से बड़ा ब्रांड दूसरा नहीं है। ये बात देश के ही नहीं दुनिया के लोग भी कहते हैं। ग्लोबल लीडर्स की अप्रूवल रेटिंग में मोदी ने फिर से 77% स्कोर करके टॉप किया है। बाइडेन 41% पर, ऋषि सुनक 33% पर, इमैनुअल मैक्रोन 25% पर है। 2014 से पहले के दशक में इतिहास के घोटालों के हर रिकॉर्ड टूट गए थे। इन घोटालों ने सबसे ज्यादा नुकसान देश के गरीब का किया था, देश के ऐसे क्षेत्रों का किया था जो विकास में पीछे रह गए थे। हमारी सरकार ने सबसे ज्यादा गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी। पिछले एक हफ्ते में नरेंद्र मोदी पर 2 सर्वे हुए। अगर आज चुनाव हो गए तो क्या होगा? पहला सर्वे कहता है कि मोदी की पार्टी 39% वोट लेगी और राहुल की पार्टी को 29% वोट मिलेंगे, यानी दोनों पार्टियों के वोट शेयर में 10% का गैप होगा। CSDS के इस सर्वे के मुताबिक मोदी प्रधानमंत्री पद के लिए 43% लोगों की पसंद है और राहुल गांधी 27% लोगों की पसंद है, यानी दोनों में 16% का गैप है। इस सर्वे के मुताबिक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के लिए 56% लोगों की पसंद है
और राहुल गांधी को 35% लोग पसंद करते हैं। सर्वे के मुताबिक मोदी और राहुल की पॉपुलैरिटी में 21% का गैप है। अब गैप अगर इतना बड़ा हो तो रिजल्ट पहले से आउट समझिए। यह हाल तब है जबकि मोदी ने 24 वाली कैंपेन अभी लॉन्च भी नहीं की। 1952 से लेकर अब तक के सारे चुनावों की समझ रखने वाले पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं कि कांग्रेस ने देश पर तभी राज किया जब उसे 4 प्रमुख जातियों के वोट मिले, ब्राह्मण, दलित, आदिवासी और मुसलमान। धीरे धीरे करके ये सारी जातियां कांग्रेस से छिटकती रही। पिछड़ा वोटर कांग्रेस के पास न कभी रहा न अब है। कांग्रेस को अगर नेशनल सिनारियो में वापसी करनी है, राहुल गांधी को अगर मोदी का विकल्प बनना है, तो ब्राह्मण, दलित, आदिवासी और मुसलमान इन सब के वोट चाहिए। अभी तक कांग्रेस सिर्फ अल्पसंख्यक वोटों पर फोकस करती दिखती है। क्या कर्नाटक के बाद राहुल ने अल्टरनेट फॉर्मूला रेडी किया है? राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज को देखकर लगता है कि यहां से वो डिफेंसिव होकर नहीं खेलेंगे, वो ऑफेंसिव रहेंगे। लेकिन इसी ऑफेंसिव होने के चक्कर में राहुल गलतियां करते हैं। बीजेपी उसी की ताक में रहती है। राहुल गांधी का फोकस अभी 2 राज्यों पर है, पहला राजस्थान और दूसरा मध्य प्रदेश। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस के लिए चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। राजस्थान में कांग्रेस को आपसी झगड़े, भ्रष्टाचार के आरोप, एंटी इनकम्बेंसी, हिंदू वोट और सरकार बदलने के रिवाज से लड़ना है। सचिन पायलट के लिए कांग्रेस कभी सख्त हो जाती है, कभी नरम पड़ जाती है, कभी उन पर कार्रवाई की बात होती है तो कभी पुरस्कार की। कांग्रेस आला कमान की दिक्कत यह है कि राजस्थान के मामले में गहलोत की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश चुनाव में राहुल ने 150 सीटें जीतने का दावा तो कर दिया है, लेकिन वहां भी राह आसान नहीं है। एमपी कांग्रेस में भी गुटबाजी है, लीडरशिप का इश्यू है, संगठन कमजोर है, पिछड़ा वोट साथ नहीं और हिंदू वोट अब तक बीजेपी के फेवर में एकजुट दिख रहा है। 15 महीने में श्रीमान कमलनाथ ने हर गरीब का हक और अधिकार छीना था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने की ओर अग्रसर है। अब की बार 200 पार का नारा साकार करेंगे। कर्नाटक में कांग्रेस इसलिए जीती क्योंकि वहां उसका जाति का कार्ड चल गया। लिंगायत वोट टूटा, वक्कालिगा वोट टूटा, दलित वोट टूटा और मुसलमान वोट एकजुट हो गया। लेकिन वो दक्षिण था, आगे उत्तर की लड़ाई है। इलाका अलग है, लड़ाई अलग है, लड़ने का तरीका भी अलग रखेंगे तभी गुजारा है। राहुल को शक हो तो 19 के चुनाव पर नजर डाल लें। इन 2 राज्यों में मोदी का स्ट्राइक रेट 100 के आसपास मिलेगा। आजकल कुछ पता नहीं चलता कि कौन आदमी क्या है। घर में जो हेल्पर बनकर आया वो कौन है, जो मीटर रीडिंग करने आया वो कौन है, जो कुरियर लाया वो कौन, उसकी असल पहचान क्या है। दिल्ली में एक ऐसा ही वाकया हुआ। साहिल खान नाम का एक लड़का अपनी पहचान छुपाकर सिर्फ साहिल बनकर साक्षी नाम की लड़की से मिला। उसने लव जिहाद का ऐसा जाल फैलाया कि साक्षी घर छोड़कर चली गई। 2 महीने घर से दूर रही। कल उसका 1 मिनट 27 सेकंड का एक वीडियो आया और उसके साथ घर वालों को बस उसकी लाश मिली। साहिल गले में रुद्राक्ष पहनने का नाटक करता था, हाथ पर कलावा बांधता था। कोई ये पता नहीं लगा सकता था कि वो कौन है। उसकी पहचान जब तक सामने आई तब तक दिल्ली दहल चुकी थी। हाथ में कलावा, गले में रुद्राक्ष, साहिल खान को दिल्ली का नया जल्लाद कहा जा रहा है।
क्या यह सिर्फ एक साधारण क्राइम है या फिर लव जिहाद? साक्षी के किलर साहिल की नई पिक्चर इशारा करती है। क्या धर्म बदलने का ड्रामा हुआ? क्या हिंदू बनने का छलावा करने के लिए हाथ में कलावा पहना? साक्षी का सनकी कातिल साहिल खान की असली पहचान आपके सामने खोलते हैं। दिल्ली वालों खबरदार, ऐसे बहरूपिया लड़कों से बेटियों को बचाओ। लव जिहाद वाला जल्लाद कैसा होता है, इस सीसीटीवी वीडियो को देखने के बाद बहुत डर लगता है। साहिल ने साक्षी को 16 बार चाकुओं से गोदा। पेट में, सीने में उसकी आंखें खुली थीं। साक्षी चीख रही थी और तड़प रही थी और साहिल लगातार बार बार चाकू मारता जा रहा था। 16 बार चाकू चलाने के बाद भी साहिल रुका नहीं। सिर पर खून सवार था। चलती गली थी, लोग आ जा रहे थे, न किसी ने रोका, एक को छोड़कर किसी ने टोका तक नहीं। चाकू चलाने के बाद साहिल ने 3 बार पैर से मारा। साक्षी के सिर पर 6 बार पत्थर उठा उठाकर पटका। साहिल पत्थर से मर्डर कर रहा था। साक्षी के चेहरे को पत्थर से कुचल रहा था और पत्थर दिल दिल्ली के लोग देखते रहे। लाल शर्ट में आए एक शख्स ने साहिल का हाथ पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन साहिल नहीं रुका। साक्षी को बेरहमी से मौत के घाट उतारने के बाद साहिल 10 सेकंड के अंदर फिर वापस लौटा। फिर एक बार पत्थर उठाकर मारा। साक्षी ने दम तोड़ा या नहीं, यह देखने के लिए फिर 2 बार उसे पैर से मारा। दिल्ली के शहबाज डेरी इलाके में रात 8:45 पर साहिल ने साक्षी का कत्ल किया। उसे बेरहमी से मौत के घाट उतारा। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 16 बार चाकुओं से गोदा। पत्थर से उसका सिर कुचला। उसकी लाश को भी साहिल पैर से मारता रहा। और गली चलते 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 1 दर्जन लोग साक्षी की मौत का तमाशा देखते रहे। किसी ने साहिल को रोकने की कोशिश नहीं की। किसी ने साक्षी को बचाने की कोशिश नहीं की। 1 मिनट 27 सेकंड के इस वीडियो में साक्षी को बेरहमी से चाकू मारे, पत्थर मारे, पैरों से मारा, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। पुलिस की जांच में जो सामने आया, उसके मुताबिक साक्षी को जल्लाद की तरह मारने वाला साहिल उसका सनकी आशिक था, जिसने घर से निकली साक्षी को रास्ते में रोकने की कोशिश की, उससे बात करने की कोशिश की। लेकिन जब साक्षी नहीं रुकी तो साहिल ने चाकू निकालकर उस पर एक के बाद एक कई वार करने शुरू कर दिए। उसके सिर पर पत्थर से वार किया, पैरों से भी मारा और बड़े ही खौफनाक तरीके से उसे मौत के घाट उतार दिया। ये जो जगह है, ये शहबाज डेरी इलाका है, पास में इसके जेजे कॉलोनी है। और ये जो गली है, ये गली आप देखेंगे, ये संकरी सी गली है। इस गली से जो साक्षी है वो यहाँ आती है। साहिल को पहले से इस बात की जानकारी थी कि जो साक्षी है वो इस गली से यहाँ पर आएगी, उसको अपने दोस्त के यहाँ जाना है। लेकिन ये जानकारी उसे कैसे मिली, इसकी तफ्तीश अभी पुलिस करेगी। लेकिन जब वो यहाँ से बाहर आती है, यहीं पर ही साहिल उसे रोकता है, उससे बात करने की कोशिश करता है। आप ये स्पॉट देखिए, वो गली से यहाँ से आती है, यहाँ रुकती है, साहिल उसे मिलता है, वो बचने की कोशिश करती है। वो चाहती थी कि वो उससे बात ना करे, लेकिन साहिल लगातार उसका पीछा कर रहा था। वो यहाँ से आगे बढ़ता है और यहाँ तक, ये लगभग आप देखेंगे इस स्पॉट को, आप देखेंगे इस स्पॉट, इस खंबे से लेकर और यहाँ तक वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन साक्षी उससे बात नहीं करती। लेकिन जब साक्षी यहाँ पर पहुंचती है तो वो उसे फिर रोकता है, उससे बात करने के लिए कहता है, लेकिन साक्षी का कहना यही था कि वो उससे बात नहीं करेगी। साक्षी का कातिल साहिल बुलंदशहर से पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। बुलंदशहर से जो तस्वीर सामने आई है, उसने इस पूरे केस को ही डाइवर्ट कर दिया है। मामला लव जिहाद का बन गया है।
साक्षी को जल्लाद की तरह मौत के घाट उतारने वाला साहिल मुसलमान है। उसके पिता का नाम सरफराज है, लेकिन फिर भी उसके गले में रुद्राक्ष है, हाथ में कलावा है, मतलब साफ है। ना तो ये रुद्राक्ष है और ना ही ये कलावा है, ये केवल हिंदू बेटियों को अपने जाल में फंसाने वाला छलावा है। क्या साहिल ने साक्षी को गुमराह किया? क्या साक्षी लव जिहाद का शिकार हुई? क्या साहिल का झूठ पकड़ा इसलिए साक्षी को मार डाला? क्या मोहम्मद साहिल ने साक्षी को हिंदू पहचान बताई थी? मोहम्मद साहिल जल्लाद, दिल्ली में लव जिहाद। एक क्राइम फॉर पैशन है। वैसे तो इन्वेस्टिगेशन जब होगा तब उसके बाद पता लगेगा कि क्या कारण था, क्या सर्कमस्टांसेस था, क्या न्यूएंसेस हैं इस केस के। लेकिन एट फर्स्ट इंस्टेंस जो बात सामने आई है उसमें ये क्राइम फॉर पैशन है। बच्ची की जानकारी इस लड़के से थी, शायद या तो कोई झगड़ा हुआ है या बच्ची ने बात करना बंद किया है। इसका रोष और इस कदर कि इस नृशंस हत्या को उसने अंजाम दिया है, यह एक निश्चित रूप से एक दुर्दांत सा अपराध है। जिस तरह का हैवानियत दिखाई है एक्यूज्ड ने, अब उसे हम पकड़ के ला रहे हैं। हम साक्ष्य इस तरह से इकट्ठे करेंगे और इस तरह से हम कानून और न्यायालय के सामने इस केस को पेश करेंगे ताकि कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके इस एक्यूज्ड को, मौत की सजा तक। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तस्वीर आई है इस एक्यूज्ड की, उसने हाथ में कलावा पहना है। कहीं आपको लगता है कि नाम कुछ और रखकर और धर्म कुछ और बताकर इस तरह की घटनाएं की जा रही है? देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन का मसला है। ये इन्वेस्टिगेशन में आगे चल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लव जिहाद वाले एंगल पर भी जांच होने वाली है। साहिल के हाथ में कलावा और गले में रुद्राक्ष वाली तस्वीर सबके सामने है, लेकिन अब केरला स्टोरी जैसी फिल्मों का विरोध करने वाला गैंग एकदम खामोश है। अब किसी को साहिल का धर्म दिखाई नहीं दे रहा। साक्षी की मौत के खौफनाक वीडियो पर किसी का कमेंट नहीं आया है। सोशल वर्कर और फिल्म डायरेक्टर अशोक पंडित ने साहिल की तुलना कसाब से की है। बीजेपी भी सवाल उठा रही है, हिंदू बेटियों को टारगेट करने वालों को आखिर कौन शह दे रहा है? गली गली कितनी केरला स्टोरी, आखिर कितनी, कब तक बेटियों को इस तरह मारा जाता रहेगा? ऐसे निर्दयता के साथ, इस प्रकार कुचल कुचल के। और अभी इसी दिल्ली में श्रद्धा के साथ भी यही हुआ था। अभी तक श्रद्धा के हत्यारे को भी कोई फांसी नहीं हुई, वो भी अभी तक जिंदा है। लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है हमारे हर गली में, हर शहर में, हर मोहल्ले में केरला स्टोरी बनाई जा रही है। बहुत शर्मनाक है। अब ये नहीं बोलेंगे जो केरल फाइल का विरोध कर रहे थे। मेरे को जो जानकारी मिली है, 16 साल की नाबालिग बच्ची के साथ जो दुर्घटना घटी है, बहुत दुखद है। लेकिन घटाने वाला, करने वाला कौन? क्यों एक ही संप्रदाय के वो लोग बार बार आगे आते हैं? अगर हिंदू लड़की अपनी इच्छा से वो नाबालिग बच्ची मना कर रही है तो एक ही संप्रदाय के लोग क्यों इस तरह की हरकत करते हैं? आज भी वही हुआ है। साक्षी को खौफनाक मौत देने वाले साहिल का इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखिए। लव यू डार्क लाइफ, दारू लवर, यारों की यारी सब पर भारी। साहिल के इंस्टाग्राम अकाउंट को खंगालने पर केवल दारू और हुक्का पार्टी के वीडियोस मिले हैं। साहिल किस टाइप के गानों पर रील्स बनाता था और कैसे हाथ में हथकड़ी लगाकर खुद को गुंडा टाइप बताता था, ये सब आपको उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिल जाएगा। बाय प्रोफेशन साहिल एक फ्रिज और एसी मैकेनिक था जिसने हाथ में कलावा और गले में रुद्राक्ष पहन रखा था। मतलब अगर साहिल आपके घर में आता तो आप भी उसके धर्म को लेकर कंफ्यूज रहते। आपके मासूम बच्चे भी उसको देखकर हिंदू ही समझते। और शायद यही हुआ 16 साल की बेटी साक्षी के साथ। साक्षी ने अपने मां बाप को साहिल के बारे में कुछ नहीं बताया। वो उसे हिंदू ही समझती रही, अपने परिवार से दूर रहने की कोशिश करती थी और आखिर में साहिल ने साक्षी को खौफनाक तरीके से मौत के घाट उतार दिया। जैसे मैं बोलती थी बेटा घूमना नहीं चाहिए, किसी सहेली के साथ क्या फायदा घूमने से, तो उसको ये लगता कि मम्मी गलत बोल रही है,
ये चीज को वो बुरा समझती थी। कोई माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी चीज देगा कि बेटा ये काम गलत है ना करो, इसी नाते वो तो मेरे से गुस्सा हो जाती थी। फिर भी वो तो कल बात करी, मैंने बेटा कब आएगी, घर जाती थी बड़े अच्छे से बात करती थी, मम्मी मैं आ जाऊंगी क्या टेंशन है। मैंने कहा बेटा जो जल्दी आ जा, अच्छा नहीं लगता, दिन भर मैं ड्यूटी करती हूँ, घर आती तो ना थाली धो के रखती। हाँ मम्मी मैं धो के सब कुछ करके रख दूंगा, तो टेंशन की बात करी। कल भी मेरे से बात करी, नीतू को फोन पे मैंने कॉल किया था तो उसने कॉल इसी ने उठाई। मैंने कहा हेलो नीतू, करे नीतू नहीं बोल रहा, मैं साक्षी बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा बेटा कब तू आएगी, करे मम्मी आ जाऊंगी ना, तू क्यों टेंशन ले रही, मैं पापा का बेटा बन के दिखाऊंगी। मैं एक सवाल ये कि आपको इस साहिल लड़के के बारे में कुछ नहीं पता? नहीं। क्या ये संभावना है कि नीतू को पता हो क्योंकि वो वहाँ रहती थी? नीतू को पता हो सकता, हमें नहीं पता था। साक्षी की मां भले ही साहिल के बारे में नहीं जानती थी, लेकिन साक्षी की सहेली नीतू को साहिल के बारे में एक एक जानकारी थी। नीतू वही लड़की है जिसके घर पर बीते 10 दिनों से साक्षी रुकी हुई थी। नीतू ने बताया कि साक्षी साहिल को पिछले 3-4 साल से जानती थी, लेकिन अब उन दोनों की बात नहीं होती थी। दूसरी तरफ आरती ने बताया कि मामला एक तरफा प्यार का था, इसलिए साहिल ने साक्षी को मार डाला। एक तरफा प्यार का मामला है और कुछ नहीं है। लड़का पीछा करता था, साहिल पीछा करता था। साक्षी ने बताया कि तंग करता है। नहीं कुछ भी नहीं बताया, लड़की ने कुछ भी नहीं बताया हमें। दोनों जानते थे एक दूसरे को पहले से? वो नहीं, वो उस लड़के को नहीं जानती थी, वो लड़का एक्चुअली परेशान करता था बस। आपको कैसे पता क्यों परेशान करता? साक्षी ने शेयर किया आपसे। आरती कब से परेशान कर रहा था? कुछ तो बताएं। वो परेशान कर रहा था क्योंकि हमें भी कल रात में ही पता चला है, वो अभी हमारे दोस्त के थ्रू ही पता चला है एक्चुअली। क्या साहिल की आइडेंटिटी आपको पता थी कि वो मुस्लिम है क्योंकि उसने कलावा बांधा हुआ था? नहीं एक्चुअली हमें भी नहीं पसंद, मैंने तो कभी लड़के को देखा ही नहीं है। मेरी तो जान पहचान इससे 6 या 7 महीने ही हुए होंगे इस लड़की से, लेकिन वो लड़की पहले से साहिल को जानती थी करीब 3-4 साल से। 3-4 साल से जानती थी। आपको मालूम था इसका? 3-4 साल नहीं सर, उस टाइम तो यार मेरे को मालूम नहीं था, लेकिन जब ये मेरे बिल्कुल क्लोज आ गई उसके बाद इसने मुझे बताया था कि दीदी साहिल नाम के लड़के से मेरी दोस्ती है। तो अगर दोस्ती थी तो इसने फिर चाकू? सर इनकी लड़ाई चल रही थी काफी टाइम से। किस बात ना कर रही थी। तो आपने कभी इनके माँ बाप को इतला की कि भाई ऐसा मामला? नहीं, मैंने कभी बोला नहीं क्योंकि ये मुझे मना कर रही थी। पहली बात मेरे सामने कोई बात नहीं होती सर। साक्षी की मौत के बाद सवाल दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पर भी उठने लगे हैं। पहले श्रद्धा वॉलकर की हत्या, फिर मंगोलपुरी में गाड़ी के नीचे घसीटकर लड़की की हत्या, और अब सड़क चलते साक्षी की बेरहमी से हत्या। सवाल इस बात का भी है कि दिल्ली में बेटियां कितनी सुरक्षित हैं। वीडियो में देखा कि बहुत सारे लोग गुजर रहे हैं जब वो लड़की को मार रहा है, कोई भी सामने नहीं आता उसको हेल्प करने में, कोई उसको रोकता नहीं है। मुझे लगता है दिल्ली के लोगों में सेंसिटिविटी की कमी है, या आजकल हम लोगों में किसी महिला को, स्पेशली कोई महिला पिट रही हो तो लोग उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। और इतनी हिम्मत कि दिन दहाड़े वो आदमी जाए, वो इसीलिए हो पाती है कि उसको ना तो पुलिस का डर है और ना ही लोगों का डर है, और वो ये सोच पाता है कि वो स्कॉट फ्री बच जाएगा। इतना सब कुछ करने के बाद वो आज 20 घंटे बाद पकड़ा गया। वो वहाँ से गुजर गया, उसके परिवार ने भी नहीं रोका, ना लोगों ने रोका। कहीं ना कहीं समाज में ना सोच में बहुत कमी आ रही है, और उसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। एक 16 साल की लड़की को इतनी बुरी तरीके से कत्ल करा गया, बीच सड़क पर दिल्ली देश की राजधानी में कत्ल करा गया। 40 से ज़्यादा बार उसके अंदर चाकू घोंपे गए, और फिर उस बेरहम कातिल ने लड़की के सर पे ईंटें मार मार कर उसको मार डाला। और वहाँ से कितने लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं हम कि लेडीज़ जा रही हैं, आदमी जा रहे हैं, और किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। तो दिल्ली बहुत ज़्यादा महिलाओं और बच्चों के लिए असुरक्षित है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन कितनी असंवेदनशील है कि किसी के अंदर ये आवाज ही नहीं आई कि बच्चे की मदद कर दें। हो सकता है वो मदद करते, हो सकता है जोर से चिल्लाते तो लड़की बच जाती। पब्लिक प्लेस पर और एक नाबालिग को 40 बार चाकुओं से गोद करके हत्या की जा रही है, तो ये दिल्ली में पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर है। पब्लिक के सामने किस तरीके से एक व्यक्ति, उसके हौसले बुलंद है, क्योंकि उसका माइंडसेट क्या है कि कानून हमारा क्या कर लेगा, कोई पुलिस वाला क्या कर लेगा। और वालकर वाले केस आपने देखा, एक केस अभी निक्की यादव का हुआ, निक्की के साथ वो लड़का शादी कर रहा है और उसके बाद सेम डे जिस दिन मर्डर किया जाकर के दूसरी शादी कर रहा है। तो ये कैसी अपब्रिंगिंग है। और अपब्रिंगिंग अगर पेरेंट्स
ठीक से नहीं कर रहे, सोसाइटी का स्ट्रक्चर पैट्रियार्कल माइंडसेट का है, तो फिर कानून क्या कर रहा है और हमारी सरकारें क्या कर रही हैं कि अभी तक ऐसे माइंडसेट क्यों नहीं लोगों के बने कि एक रिलेशनशिप में आप अगर हैं और वो रिश्ता अगर नहीं बन पा रहा है, एक व्यक्ति अगर नहीं चाह रहा कंटिन्यू करना, तो उस इंसान को पीछे हट जाना चाहिए, न कि उसका मर्डर कर देना चाहिए। इस वक्त दिल्ली में सवाल बेटी की सिक्योरिटी के लिए लॉ एंड ऑर्डर का भी है और लव जिहाद के ट्रैप में फंसाने की कोशिश करने वालों से बेटियों को बचाने का भी, क्योंकि अगर आपके घर में आने वाला कोई एसी या फ्रिज का मैकेनिक हाथ में कलावा बांध कर आएगा, रुद्राक्ष पहन कर आएगा, तो आप क्या, हर शख्स उसे हिंदू ही समझेगा, जो साक्षी के केस में हुआ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।